गुड इवनिंग टू ऑल। जो KVS एंड NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम क्लास 11th बायो से जो चैप्टर नंबर 12 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना चाहिए, आज उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, दूसरा फर्मेंटेशन के ऊपर भी आते हैं, ठीक है, क्रब साइकिल आता है। ETS से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ रेस्पिरेटरी क्वोशंट एक टॉपिक है, इसी में सबसे लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूजली नाउ एंड देन आपका आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में आकर होगा। इसको हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साइंटिस्ट हैं, एम्बेडेन, मायरहोफ एंड पार्नास, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से हम लोग इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस हो, अब रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो हमेशा आकर होगी ही होगी। इसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं NCERT में आपका क्या है, फ्लो चार्ट आपका दिया हुआ है, तो वो फ्लो चार्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा समराइज़ करिएगा और उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा हिट बनता है कि नेट ATP गेन कितनी होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस के केस में। 2 ATP बनती हैं। टोटल कितनी बनती हैं? 4 ATP बनती हैं। रीयूज़ कितनी होती हैं? ठीक है, फिर से 2 ATP यूज़ हो जाती हैं, नेट गेन 2 ATP का रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, इट इज़ कैटालाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम, तो ग्लूकोज 6। ग्लूकोज से जो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन की शुगर है, ठीक है। एक तो ये सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि जब 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट से क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन बनता है, तब यहाँ पे जो ATP हमारी है वो जनरेट होती है। एक तो ये कितने इसमें से स्टेप हैं जो आइसोमराइजेशन स्टेप हैं पूरी ग्लाइकोलिसिस में। 3 स्टेप ऐसे हैं जो आइसोमराइजेशन स्टेप हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। बाकी जो फ्लो चार्ट है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में आ गया है ना आपका डिस्क्रिप्टिव वाले केस में, जो Tier 2 एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो KV का हो या NVS का हो, तो उसमें अगर आपको एक्सप्लेन करने को आ गया तब फिर आपको पूरे स्टेप्स आने ही चाहिए। अच्छा, इस वाले पोर्शन से या इस चैप्टर से अगर देखें तो इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि जानता है एग्जामिनर कि ये फंसने के चांसेस हैं। तो इसमें आपको साइकिल तो आनी ही आनी चाहिए, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो चाहे वो क्रब साइकिल हो, और पूरे स्टेप्स आने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में जब आपको डेमो देने के लिए देगा तो कभी कभी तो कहते हैं कि आप अपने तरफ से जो टॉपिक प्रिपेयर होके आए हैं वही दे दीजिए, लेकिन कभी कभी क्या है वो फिक्स कर देते हैं कि वो अपनी तरफ से टॉपिक बोल देंगे कि भाई क्रब साइकिल आप ड्रॉ करके और एक्सप्लेन करके बताइए। ये ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाइए और उन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए, तब फिर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो एटलीस्ट आप जैसे भी हो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स आपको बना के सीखना ही सीखना है, और क्रब साइकिल बना के आपको सीखनी ही सीखनी है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो Tier 2 हो चाहे वो इंटरव्यू हो। फिर इसमें से अगर हम देखें ATP के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था आपका हमें, ठीक। अब दूसरा इसमें से टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या होता है, फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी मिलती है, बहुत कम मिलती है। ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, बेकिंग में डफ बनाने के लिए, ठीक है, इन सब प्रोसेस में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करते हैं। विनेगर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंजाइम इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है एंजाइम कौन सा लगेगा, तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। एक जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें एंजाइम कौन सा लगेगा, तो एंजाइम लगेगा भाई आपका पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। कहाँ अगर होगा, लैक्टिक एसिड जो होता है कुछ बैक्टीरिया, और जो अल्कोहलिक होता है कुछ ईस्ट के अंदर अगर होता है। फिर यहाँ पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर जिक्र आता है, जिसके अंदर हमें क्रब साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें बीच में एक कनेक्टिंग लिंक आ जाता है। कनेक्टिंग लिंक पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। अब इसमें जो क्रब साइकिल होगी, इसको जो डिस्कवर किया था हैंस क्रेब्स ने किया था, इस वजह से इसको क्रब साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें तो NCERT में सबसे सिंपल टाइप की क्रब साइकिल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं दिए गए हैं। सिंपल एसिटिल कोएंजाइम जो होता है OOA के साथ में कंबाइन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड जिसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं, ये बनता है। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है इससे एक CO2 निकल जाएगा, अब बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड सक्सेनिक एसिड। सक्सेनेट चेंज टू मैलिक एंड मैलिक चेंजेस टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये सिंपल सी साइकिल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार आसानी से आ जाएगी। क्वेश्चन जो बनते हैं, नंबर ऑफ ATP फॉर्म 36 ATP बनती हैं, ठीक है।
कहाँ कर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कर होती है, ठीक है। टोटल एटीपी इसमें, अच्छा इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम कनेक्टिव लिंक को भी जोड़ देंगे तब तो 36 बनती है, ठीक है। अगर कनेक्टिव लिंक को हम हटा देंगे तब 30 एटीपी बनती है, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि भाई टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहती है आपकी, ठीक है, जो टर्मिनली एक्सेप्ट करेगी। कहाँ पे ईटीएस अगर होती है तो F1 पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, या F1, हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, ठीक है। वहीं पे एटीपी, जो हमारा एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। इसको हम लोग कीमोस्मेटिक कपलिंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि पीटर मिटशेल ने दिया था, ठीक है। लास्ट में इसमें टॉपिक अच्छा एक एम्फिबोलिक पाथवे का जो टॉपिक है ना, वो भी कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के जो हम प्रोडक्ट्स खाते हैं उनका जो ये कह सकते हो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ठीक है, सब कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, वो कैसे एक जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। इस वजह से इसको हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। अच्छा पहले क्या है, अर्लियर टाइम द रेस्पिरेशन वाज यूजली कंसिडर्ड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस, लेकिन ये इन जनरल ब्रेक डाउन नहीं है, क्योंकि ये मेकिंग अप सिंथेसिस का भी प्रोसेस हो जाता है। एक चीज़ तो ब्रेक करती है लेकिन दूसरी उसमें सिंथेसिस होती है, इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक। फिर अगर इसकी हम बात करें, लास्ट में टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये पूछ लेता है कि इसको कैसे मेजर करते हैं, तो गैनोंग रेस्पायरोमीटर होता है, उसकी मदद से इसको मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भाई रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तीसरा क्या है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उनका नाम और उसके आगे उसकी RQ वैल्यू क्या होगा, यही हिट सबसे क्वेश्चन है, यही पूछता है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें RQ इक्वल टू 1 यूनिटी होती है, ठीक है। यही अगर फैट की बात करें तो लेस देन 1 है, कितना 0.7। यही अगर हम और फैटी सीड्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 1 आपका हो जाएगा। यही प्रोटीन की बात करें तो 0.9 रहेगा, लेस देन 1। सकलेंट की बात करें 0। एनरोबिक रेस्पिरेशन इनफाइनाइट, और ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है मोर देन 1 होता है। एक एग्जांपल यहाँ देख लेना, ऑक्जेलिक एसिड का आपका दिया हुआ है 4 और मैलिक एसिड का 1.33 होता है, तो एक से ज़्यादा हो ही गया, ठीक है। तो इसमें से ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ वैल्यू 1 रहेगी। प्रोटीन के लिए अगर देखें तो प्रोटीन और फैट के लिए लेस देन 1 रहती है, लेकिन जो फैट है उसकी वैल्यू 0.7 रहेगी, प्रोटीन की 0.9 रहेगी, ठीक है। फैटी एसिड है तो मोर देन 1 रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड है तब भी मोर देन 1 रहेगा। एनरोबिक रेस्पिरेशन है तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर सकलेंट प्लांट है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स थे इस वाले चैप्टर से। आई होप अगर इतने टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बट जो क्रब साइकिल है और जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये आपको बना के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेगा, अगर उसमें नहीं पूछेगा तो Tier 2 में आपका पूछ लेगा, ठीक है। तो बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, बनाते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जब इंटरव्यू में डेमो के लिए वही टॉपिक बोल देता है तब फिर बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो देखा जाए तो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो एटलीस्ट आप इतना प्रिपेयर कर लेना, जैसे भी हो आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।